नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। तो सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में क्या सहायक है? इसके लिए गद्यांश हमें पढ़ना होगा। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। और ऑप्शंस में हमें देखना होगा कि वाद्य यंत्र कहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। तो भारतीय शब्द एक बार पद्यांश में हमें देखना होगा कहाँ पर यूज़ हुआ है ये। अगर हम भारतीय शब्द की बात करें तो वो यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, तो ये भारतीय वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र से पहले यूज़ हुआ है। वाद्य यंत्र क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। तो यहाँ पर भारतीय शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये वाद्य यंत्र की विशेषता बता रहा है कि वाद्य यंत्र कैसा है? भारतीय है। कहाँ का है? मतलब भारतीय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो ये होगा प्रचलित में। प्रचलित बनता है प्र जमा चल जमा इत, प्रचलित। तो प्रचलित बनता है इस तरह से। तो इत प्रत्यय हो गया और प्र हो गया इसमें उपसर्ग। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। इसके लिए भी हमें गद्यांश देखना होगा। वेदों में प्रचलित, वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं प्रमाण? हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन थर्ड होगा करेक्ट। जन्म शब्द का समानार्थी है। तो अगर जन्म की बात करें तो जन्म होता है उत्पत्ति या उत्पन्न होना। तो इसका समानार्थी होगा, मतलब समान अर्थ वाला होता है। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ वाला। तो उत्पत्ति हो जाएगा जन्म का समानार्थी। तो दोनों का मतलब एक ही है। भूखंड शब्द में समास है। भूखंड का मतलब होता है भूमि का भाग। तो इसमें हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि भूमि का भाग का जो है ये कारक विभक्ति है। और कारक विभक्ति का किसमें यूज़ होता है? मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास में। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब होता है बाद का पद। मतलब मान लीजिए भूखंड ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और खंड। ये होगा पूर्व पद और ये होगा उत्तर पद, मतलब बाद वाले पद को बोलते हैं हम उत्तर पद। तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब पद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कवि को कोई कह रहा है कि, क्या कह रहा है? इसके लिए हमें पद्यांश पढ़ना होगा। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। बहुत दूर से दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो कवि को कोई क्या कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं। कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, यह वाक्य कौन सा है? तो समानार्थी शब्द की बात करें तो वो यूज़ हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। अवरोध और बाधा का एक ही मतलब होता है, वो होता है रुकावट। फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसमें। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है?
तो कवि को दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं। तो इस वाले पद्यांश में इतना टफ नहीं है आंसर्स को ढूंढना, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आंसर दिए हुए हैं। जहाँ पर छिपे हुए अर्थ होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा दिशाएं। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। तो अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है, डगर, राह, धरा, पथ। तो पथ, राह और डगर तीनों का मतलब होता है रास्ता, और धरा का मतलब होता है धरती। तो थर्ड ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो धरा इसका आंसर होगा। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? तो विजय गीत वाली लाइन ये दी हुई है, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। तो मतलब इसमें गगन आ जाएगा। गगन मतलब आकाश। तो गगन पर्यायवाची है आकाश का, तो आकाश इसमें सही होगा। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। कोई मतलब यहाँ पर किसी पर्सन की या किसी की भी बात हो रही है। तो कोई मतलब यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं हम, उसे किसी और शब्द से बुलाया जा रहा है। तो जैसे जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम, क्योंकि ये क्रिया भी नहीं है, क्रिया नहीं है, ये अव्यय भी नहीं है, और सर्वनाम ही हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये विशेषता भी नहीं किसी की बता रहा है, तो विशेषण भी नहीं होगा। तो सर्वनाम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आज का वीडियो। ये मैंने सेकंड पार्ट इसका अपलोड किया है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपको इसके पहले पार्ट में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।